गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपीएस स्कूल फतेहपुर की बायो की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायो में जो दो पोर्शन हैं, एक है जूलॉजी का, दूसरा है बॉटनी का। तो जूलॉजी का पोर्शन लेके चल रहे हैं और जूलॉजी के पोर्शन में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। इस पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, किस प्रकार से जो भोजन है वो आगे से आगे खिसकता जाता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो मिलेंगे। एंजाइम्स के मिलने से पाचन की क्रिया जो है वो सुगम होती जाएगी और जो है वो पाचन की क्रिया जो है वो आगे से आगे जो है वो चलती जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाचन की क्रिया के लिए। सबसे पहले जो है वो आती है बक्कल कैविटी, यानी मुख गुहा। इस मुख गुहा के द्वारा जो ठोस पदार्थ हैं, उन ठोस पदार्थों को मुख गुहा में लिया जाता है, उनको चबाया जाता है। जैसे ही चबाने की क्रिया शुरू होगी, भोजन जो है वो जो ठोस पदार्थ हैं वो हमारे मुख गुहा में दो चीज़ें उपस्थित हैं, एक है टाइलिन, दूसरा है माल्टेज। ये माल्टेज और टाइलिन दोनों जब भोजन के साथ मिलेंगे, मिलने के साथ जो भोजन है वो लसलसा होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर एक एंजाइम के रूप में जो है वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, माल्टेज और टाइलिन भोजन के साथ में मिलेंगे। मिलने के बाद इनका काम क्या है? ये एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है उत्प्रेरित करने वाला। ये भोजन की क्रिया को उत्प्रेरित करेंगे, जिससे इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसका पाचन का जो है वो काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जो अपनी लार है, इस लार में एक विटामिन सी भी जो है वो बनती है। विटामिन सी वैसे तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, ये भी एक प्रॉपर जो है वो रोग के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे हम स्क्रवी रोग बोलते हैं। स्क्रवी रोग इसकी कमी से होने वाला है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं, पायरिया रोग हो जाता है, मुंह में स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर हमने भोजन खाया है, भोजन खाने के बाद हमें पान, पुड़िया इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हम बार बार मुंह से जो पीक है वो बाहर डालेंगे, उसके साथ में अपना जो विटामिन सी भी जाएगा, लार भी जाएगी, जो कि अपने भोजन के पाचन का एक अहम हिस्सा होते हैं। उसके बाद जो भोजन है वो आता है अपने मुख गुहा के पीछे के हिस्से में ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है वो श्वास नली और भोजन नली दोनों के बीच में होती है। यहाँ पर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है, जिसका एक विशेष कार्य होता है कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो निगलते समय भोजन के जो अंश हैं वो श्वास नली में न जाएं, उसे रोकने का कार्य जो है वो घाटी ढक्कन का होता है। भोजन जो है वो जाएगा ग्रसनी से ग्रसिका में। ग्रसनी ग्रसिका सम्मिलित रूप से जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो हिस्सा होते हैं।
उसके बाद भोजन आता है आमाशय में। आमाशय जो है ये एक इस प्रकार का जो हिस्सा है जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। यहाँ की जो pH है वो लगभग 1.2 से लेकर के 2 तक होती है, यानी बहुत ज़्यादा जो है इसकी सांद्रता होती है, अम्लीयता की मात्रा होती है। भोजन यहाँ पहुँच जाएगा, आमाशय जो है वो इस प्रकार से फैलता है, सिकुड़ता है, जिससे इसके अंदर जो भोजन के अंश पहुँचे हैं उसको बिल्कुल आपस में वो मिला देता है, यानी उसमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलेगा। साथ साथ में इधर जो इसके पास में है अग्नाशय, अग्नाशय से भी अग्नाशय से जो रस होते हैं वो रस इसके साथ में जो वो मिलाए जाएंगे। ये इसको अम्लीयता प्रदान करेगा। तो दूसरी तरफ होता है लीवर। लीवर को हिंदी में जो यकृत बोलते हैं और दूसरा नाम इसका जिगर भी होता है। यहाँ से इसको जो है वो क्षारीयता प्रदान की जाती है। भोजन का डाइजेशन शुरू होता है। भोजन यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे रुकता है। 4 से 5 घंटे तक आंशिक रूप से जो भोजन है यहाँ पे पच भी जाता है, उसकी जो है वो लुगदी भी अच्छी खासी बन जाती है, और साथ साथ में यहाँ से जो इसमें अग्नाशय रस भी मिला दिए जाते हैं, ये इसको अम्लीयता प्रदान करेंगे। इधर जो है वो इसको वापस उदासीन करने का जो है वो काम भी किया जाएगा, क्योंकि अगर ये इसके अंदर रस मिलते ही जाएंगे, अम्लीयता जो है वो बढ़ती जाएगी, तो हम एसिडिटी वगैरह जो है वो उनके शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमारे शरीर में इस पाचन तंत्र में ये एक अपने आप ही सिस्टम जो है वो पाया जाता है कि अग्नाशय का जो रस है वो इसको जो है वो अम्लीयता प्रदान करेगा, साथ में जो है वो ये जो यकृत है ये वापस इसको उदासीन कर देगा। भोजन जो है वो पचता रहेगा, कर्माकुंचन की गति जो है वो चलती रहेगी। दूसरा, ये जो यकृत है ये अपनी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि अगर यकृत डैमेज हो गया तो हमारे शरीर के अन्य अंग इसके कुप्रभाव से और काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। सबसे पहले इसका कुप्रभाव होगा अपनी दोनों किडनियों पे। किडनी जो अपनी ये जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इसके पीछे वाले हिस्से पे दोनों इधर जो है वो इस प्रकार से पाई जाती हैं। सबसे पहले किडनी डैमेज होती हैं। अगर किडनी डैमेज हो गई तो हमारे शरीर में ये एक फिल्टर का कार्य करती हैं, तो वो फिल्ट्रेशन का काम बंद हो जाएगा। फिल्ट्रेशन का काम बंद हो जाएगा तो हमारे शरीर में शुद्धता अशुद्धता जो है वो बहने लग जाएगी, और धीरे धीरे जो है वो किडनी के डैमेज होने से और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। सबसे पहले किडनी डैमेज होंगी, उसके बाद में जो है वो अन्य हिस्से हैं उनको ये जो है वो डैमेज करना शुरू करेगा। अब बात आती है कि ये सबसे ज़्यादा डैमेज होता किससे है। लीवर जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अल्कोहल के सेवन से। अल्कोहल के सेवन से लीवर जो है वो इसकी कार्यशैली कमज़ोर पड़ जाती है, और इसके साथ में इधर जो एक ये पित्ताशय है जिसे हम पीत की थैली भी कहते हैं, पीत की थैली से भी जो है वो पीत रस बनता है, स्टोर रहता है, वो भी जो है वो इसके जो है वो पाचन की क्रिया के लिए जो वो साथ में ही मिक्स किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ से जो है वो इसने अपना जो है वो रस मिलाया,
इधर से इसने मिलाया, इसने जो है वो अम्लता प्रदान की और इसने जो है वो क्षारीयता प्रदान की, तो अम्ल और क्षार की क्रिया होने से क्या हो जाएगा, उदासीनता आ जाएगी। उदासीनता जो है वो आएगी तो हमारे जो है भोजन का पाचन जो है वो सही चलता रहेगा। अगर इसकी मात्रा कम रह गई और इधर से जो है वो ज़्यादा मात्रा आ गई तो हमें जो है वो खट्टी डकार आनी जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी हम एसिडिटी के जो है वो शिकार हो जाएंगे। फिर शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जो पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है, तो उसको जहर मारता है, तो इसके लिए फिर हमारे को ऊपर से जो है वो क्या पीना पड़ेगा, इनो पीना पड़ेगा। इनो देखा होगा आप लोगों ने टीवी में 6 सेकंड में जो असर दिखाता है, तो ये इनो जो है वो इसकी वापस जो है वो सांद्रता है उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, तो हमें थोड़ी शांति मिलती है। फिर बात आती है कि ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि का रूप होता है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों का जो है वो कार्य करता है, क्योंकि इससे दोनों ही प्रकार के रस जो स्रावित होते हैं, जो कि इसके साथ में भोजन के साथ में मिलाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है वो मिश्रित ग्रंथि बोला जाएगा। फिर बात आती है कि ये जो ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, ये सबसे बड़ी माना जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि किसको, यकृत को, क्योंकि ये ही अपने शरीर का लगभग जो कार्य है वो संपादित करवाता है। अगर ये किसी इंसान का 10%, 20%, 30% हिस्सा डैमेज हो जाता है या इससे और ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उसमें धीरे धीरे फिर ये मानो कि सोचने की क्षमता और निराशा आने लग जाती है, यानी उसमें फिर उसके शरीर की कार्यशैली कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए हमारा जो लीवर है वो ठीक से जो है वो काम करना जरूरी होता है। इसका जो ट्रांसप्लांट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जल्दी से अपने आसपास इसका अपने पास कोई साधन भी नहीं है, इसलिए अल्कोहल वगैरह के सेवन से जो है वो थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसके बाद भोजन जो है वो आता है छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत का जो आंतरिक स्तर होता है उस पे पाए जाते हैं ऐसे महीन रोम से पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम का कार्य है कि यहाँ पर जो भोजन पाचित हो रहा है, भोजन के पाचित होने के बाद उस भोजन में से जो आवश्यक पदार्थ हैं, उन आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करना है। तो अवशोषण कौन करेंगे, दीर्घ रोम करेंगे। अब हम इतने से प्रकार का भोजन करते हैं और उस भोजन में जो अपनी संतुलित आहार सारणी है उसके अनुसार अगर हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, जल लवण है, विटामिन है, इन सभी को हमने लिया है, उसका पाचन हुआ है, लेकिन पाचन होने के बाद उसका अवशोषण भी होना जरूरी है। अवशोषण होगा दीर्घ रोम के द्वारा। कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत में इनका अवशोषण होगा। अवशोषित पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर में जो है वो काम में लाया जाएगा। उसके बाद छोटी आंत से जो है भोजन वही कर्माकुचन की गति के द्वारा अपने आप ही जो है वो आगे की ओर खिसकेगा और पहुंचेगा बड़ी आंत में। ये वाली जो है बड़ी आंत में शेष बचे हुए खनिज लवण
और जल का अवशोषण होता है। बस दो ही चीज़ों का अवशोषण होता है, बाकी उससे पहले छोटी आंत में लगभग जो है वो चीज़ों का अवशोषण कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जल और शेष बचे हुए खनिज लवणों का अवशोषण किया जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने एक अलग हिस्सा बना रखा है, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो बड़ी आंत है उसके एक सिरे पे पाई जाती है। वैसे अपेंडिक्स आज हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि वो अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे, लेकिन आज हमारे कोई काम में नहीं आते। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो अपेंडिक्स बनी हुई है, इसमें सेलुलोज का पाचन होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं रहा, तो ये हमारे शरीर में आज एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अगर शरीर में है तो कोई नुकसान नहीं, अगर इसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं। अब इसे निकाला क्यों जाता है? ये वैसे लगभग 4-6 इंच की होती है, लेकिन जब इसमें अशुद्धता इकट्ठी हो जाती है तो ये जैसे रस्सी होती है उसमें लपेटे लगते हैं, वैसे जो ये लपेटे खाती हुई जो है वो वृद्धि करने लग जाती है और इसके अंदर अशुद्धता इकट्ठी होती है। वो फिर इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन यानी दर्द करने लग जाएगी। ये हमारे ये जो दायां हिस्सा है, इस दाएं हिस्से में यहाँ पर जो गुहा होती है अपनी, यहाँ पे पाई जाती है। तो इसे जब यहाँ तेज दर्द होने लग जाए, यहाँ से हम दबाएं तो जैसे ब्लेडर के ऊपर लगाते हैं ऐसे, जो ब्लेडर अपना हाथ को ऐसे वापस फेंकता है, तो अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति लगे तो ये मान लेना चाहिए कि अपने शरीर की जो अपेंडिक्स है वो अब निकालने लायक हो चुकी है, तो उसे जो है वो निकलवा ही देना चाहिए। अगर आप नहीं निकलवाएंगे तो वो फटेगी। फटने से इसके अंदर अशुद्धता जो इकट्ठी हो गई है, गंदगी इकट्ठी हो गई है, वो अपने जो है वो इस गुहा के आसपास फैलेगी और शरीर में जो है वो किसी न किसी दूसरी जो है वो व्याधि या बीमारी को लेके आएगी। उसके बाद भोजन जो है वो बड़ी आंत में आगे की ओर खिसकता है, तो यहाँ पर एक जीवाणु पाए जाते हैं। विशेष रूप से आप लोगों ने नाम सुना होगा ई कोलाई का। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। ये ई कोलाई जो जीवाणु है, ये इस पाचित भोजन को और मल में जो है वो बदलने का कार्य करते हैं, क्योंकि मल जो है वो उदासीन होना चाहिए। तो ये जीवाणु है ई कोलाई। ये ई कोलाई जीवाणु अपनी आहार नाल में यानी बड़ी आंत के हिस्से में पाए जाएंगे और उसे जो है वो मल में कन्वर्ट कर देंगे। मल जो है वो मलाशय में इकट्ठा रहेगा और एक प्रतिवर्त जो है वो क्रिया के द्वारा एनएस भाग के द्वारा यानी गुदा द्वार के द्वारा समय समय पे जो है वो शरीर से बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये है अपने मनुष्य में पाचन का मुख्य पार्ट, यानी पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा में पाचन की क्रिया शुरू होने के साथ साथ एक छोटा सा इसमें एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, और लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं दंत सूत्र, टीथ फॉर्मूला या डेंटल फॉर्मूला। मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला है वो ये है
21 23 गुणा 2 बराबर 32। अब ये कैसे क्या आया इसे भी बताएंगे। अपना जबड़ा है, दो भाग है, ऊपरी और निचला जबड़ा। दोनों जबड़ों को ही दो दो भागों में बांटेंगे, यानी इसमें 1/4 एक साइड में, फिर दूसरा हिस्सा, फिर नीचे का तीसरा, फिर चौथा हिस्सा, ऐसे करेंगे। तो दांत नॉर्मली जो है वो 4 प्रकार के हैं। पहला है कैनाइन, फिर इंसाइजर, फिर है प्री मोलर और फिर है मोलर। ये 4 है, रदनक, कृतनक, अगर चर्वणक और चर्वणक। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बहुत से बच्चे हैं वो लिख देते हैं 21/23/21, लेकिन उसको जो है वो 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, तो वो फॉर्मूला आधा ही रह जाता है। अब ये किस प्रकार से आता है पूरा 32 वो बताएंगे। ये जो पहले 2 हैं, ये 2 हैं अपने सामने वाले, काटने वाले। हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो सामने वाले दांतों से पकड़ते हैं ना, तो ये है 2 दांत। ये तो हो गए कैनाइन। फिर ये एक है चीरने फाड़ने वाला, जो मांसाहारियों में तो पाया जाता, बहुत ज्यादा पैना, तीखा, और अपने में भी यहां पाया जाता, जिससे हम गन्ने वगैरह को छीलते हैं। तो ये एक ये हो गया, 2, एक ये। उसके बाद में है प्रीमोलर। प्रीमोलर बोलते हैं अगर चर्वणक को। अगर चर्वणक का मतलब होता है आधा चबाना। तो अपने ये जो इंसाइजर है, इसके पास में 2 दांत है, ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहे हैं हम, आधे की चौथे हिस्से की। वो भोजन को थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद ये जो पीछे वाले 3 हैं, ये जो जिसे मोलर बोलते हैं, जिसे हम चर्वणक बोलते हैं, चबाने वाले, ये अपने पीछे का हिस्सा है। तो एक जबड़े में चौथे हिस्से में कितने हो गए? 3 और 3 6 2 8। तो 8 ये 16 और 16 ही नीचे, टोटल कितने हो गए? 32। अब ये जो 16 हो गए, इन 16 को 2 से गुणा कर दिया, टोटल आ गए 32। लेकिन ये 32 होते हैं वयस्क में, 18 19 20 साल की उम्र प्राप्त कर लेते हैं उसके दौरान, क्योंकि अपने में एक पीछे दांत आता है जिसे हम मोलर बोल रहे हैं। अक्ल जाड़ का नाम जो है वो सुना है। वो अक्ल जाड़ आने के बाद में कंप्लीट जो है वो 32 होते हैं, क्योंकि मनुष्य की लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, तो इसलिए इसे द्विबार दंती भी बोला जाता है। 2 बार दांत आने का मतलब है, पहले छोटा बच्चा है तो उसमें जो है वो दूधिया दांत आएंगे। दूधिया दांत हैं, उनकी संख्या होती है 20। क्यों? क्योंकि वो जब दूध पिएगा तो उसको जो है वो इन पीछे वालों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चबाने वालों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उनमें दूधिया दांतों की संख्या 20, और जो वयस्क हो जाते हैं उनमें टोटल होती है 32। तो 2 बार दांत आ गए। जैसे ही बच्चा, छोटे बच्चा है, वो 5 6 7 साल का होता है, दूधिया दांत अपने आप टूटने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो जब टूट जाएंगे, दूसरी बार जो दांत आएंगे वो स्थायी दांत आएंगे, और उन स्थायी दांतों की संख्या जब वो 21 22 साल की उम्र प्राप्त कर लेगा तो टोटल कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटे वाला क्वेश्चन आता है शुरू वालों में। मनुष्य का दंत सूत्र लगभग पूछा जाता है। उसके बाद जो भोजन है वो यहाँ पर जो मुख्य गुहा की बात कर रहे थे हम, एक छोटी सी बात अपनी और रह गई थी, लार ग्रंथि की। जो अपनी जीव्या होती है, उस जीव्या के नीचे हम देखते हैं इधर से उधर ऐसे जो है वो नीली नीली रेड रेड रंग के ऐसे जो है वो पतली पतली जो है वो नली सी पड़ी होती हैं।
एक तो यहाँ पे होती है अपनी लार ग्रंथियाँ, एक ये जो पीछे वाला हिस्सा है अपने जीभ के पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पर होती है। हम कई बार खट्टी चीज़ खाते हैं तो वो कड़वी होती है, तो कड़वेपन का जो एहसास है अपने को पीछे वाले हिस्से से होता है। बाकी जो अपनी जीव्या है उसके ऊपर जो वो 3 हिस्से होते हैं। आगे वाला जो हिस्सा है वो मीठे का स्वाद का ज्ञान कराता है, उसके पीछे जो है वो नमकीन का है, और पीछे की साइड में जो है वो कड़वापन का ज्ञान होता है। तो इनके जो रस हैं वो भोजन के साथ मिलाए जाएंगे। सलाइवा की जो pH है वो 6.8 होती है। इसका मतलब थोड़ी सी जो है वो उदासीन से थोड़ी सी कम होती है। तो इस प्रकार हमारे में ये पाचन की क्रिया जो है वो चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम ये करेंगे कि ये पाचन की क्रिया, इनमें अलग अलग हिस्से हैं, आमाशय के भी हिस्से हैं, छोटे आंत के भी हिस्से हैं। उनमें कुछ जो है वो पट पाए जाते हैं, रुकावट पाई जाती हैं, जिससे जो भोजन है वो वापस पीछे की ओर नहीं आता है। और फिर लास्ट में इसकी करेंगे भोजन की जो पचने की जो क्रिया है, उसे हम कार्य की बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, वो करेंगे। और लास्ट इसमें एक करेंगे कि भोजन अगर कुपोषित हो, यानी भोजन में जो हमने जो पूरी बैलेंस डाइट की है, संतुलित आहार सारणी जो छोटी क्लासों में पढ़ी है, उसमें से चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वसा है, चाहे प्रोटीन है, मुख्य रूप से यही आते हैं। जल तो जो है वो नॉर्मली सब पीते ही हैं, लेकिन इनकी कमी या अधिकता से मनुष्य में विकार उत्पन्न होते हैं। उन विकारों को हम लेते हैं पाचन तंत्र से संबंधित। जैसे मोटे मोटे मैं रोग बता देता हूँ, बाकी तो आगे वाले में करेंगे। एक कवासी और कोर रोग है, एक मेरेस्मस है। कवासी और कोर रोग है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मेरेस्मस है, वो भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगर हम छोटे बच्चे को, 10 साल से छोटा बच्चा है, उसको लगातार साल भर तक, 2 साल तक अगर प्रोटीन का अंश नहीं देते हैं तो वो बच्चा कुपोषित हो जाता है। अब कवासी और कोर में कुपोषण के जो लक्षण हैं, बड़े ही दिखने में अटपटे दयनीय जो है वो हालात वाले होते हैं। पेट आगे बढ़ जाता है, हाथ पैर पतले पड़ जाती हैं, आंखें धस जाती हैं। तो इससे जो बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। तो वो जो समय उसका खेलने कूदने का होता है, खाने पीने का होता है, वो ऐसे ही जो है वो उसका खराब हो जाता है। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर जो है वो कमेंट करके बताना, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेष जो है वो आगे बताया जाएगा। नमस्कार।